नेता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मीटिंग के साथ इनकी कटिंग चाय चलती रही क्योंकि उस्मान भाई की डेयरी चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। भले ही देश में बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया के मसले सबसे ज्यादा जरूरी लग रहे हों, पर सच्चाई ये है कि जब जेब में पैसा होगा, जब पेट में अन्न की गर्माहट होगी, तभी सारे मुद्दे जिंदा लगेंगे। दो बड़े मसले हैं जिन पर हम नेता नगरी में बात करना चाहते हैं और उन मसलों पर एक विशेषज्ञ की राय देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे अर्थात के कॉलमिस्ट, इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमान जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सौरभ। दो मसले, पहला मसला आरबीआई की जो रपट जारी हुई है उसमें हमारे देश की जीडीपी को लेकर जो अनुमान लगाया गया है और खास तौर पर उस अनुमान की गवर्नर शक्तिकांत दास का जो अप्रैल में बयान था कि वी शेप बनेगा, रिवाइवल कैसे होगा इकोनॉमी का, और जो सीवियर इम्पैक्ट है कंजम्पशन पर उस पर बात करेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आपस में झगड़ क्यों रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री भी तो कभी मुख्यमंत्री थे। ये जीएसटी में कंपनसेशन का झगड़ा क्या है, राज्यों का क्या तर्क है, केंद्र का क्या तर्क है और असल में होना क्या चाहिए, और आप सबको ये सब चीजें क्यों जाननी चाहिए, भले ही सुनने में ये बहुत हैवी लग रही हो। इस पर बात करेंगे नेता नगरी में। सबसे पहले अंशुमान जी ये बताइए, मैंने पहले भी यहाँ पर कहा है, मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे लगता था कि अंशुमान जी हमेशा इतना नेगेटिव बात क्यों करते हैं। इनके मैं हर हफ्ते कॉलम पढ़ता हूँ, हर हफ्ते यही बताते हैं ये गड़बड़ वो गड़बड़, ये वियतनाम में चला गया, ये बांग्लादेश में चला गया, इसमें करेक्टिव रीजन नहीं, उसमें नहीं। पर अभी पिछले 1-1.5-2 साल से लग रहा है कि आप ही सही गोली खिला रहे थे हम लोगों को कड़वी। क्या मतलब निकाले आरबीआई की रिपोर्ट का? सौरभ, एक मनोविकार होता है, एक फैलेसी होती है जो दुनिया के 90% लोगों में है, जिसको हम ऑप्टिमिज्म बायस कहते हैं। ऑप्टिमिज्म बायस, ऑप्टिमिस्ट होना और रियलिस्ट होना और बायस उसके बीच की जगह है। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था जनवरी में कि तो चीन का वायरस, इसका कोई मतलब नहीं है, उसने सबसे ज्यादा लोग अमेरिका में मार दिए। तो ये जो बायस होता है ना, ऑप्टिमिज्म बायस, वो हमेशा रियलिटीज को डिनाई करता है। हम ये सोचते हैं कि आफत पड़ोस के घर में आएगी, हमारे घर में नहीं आएगी। हमें कोरोना नहीं हो सकता, हम बगैर मास्क लगाए निकल सकते हैं, पर पड़ोस वाले को हो जाएगा। वो बायस है। उस बायस के कारण लोगों को लगता है नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, फैक्ट्स होते हैं। नेता नगरी, I just call you back in an hour. इन्होंने आरबीआई गवर्नर ने जब अप्रैल में बातचीत शुरू की थी तो उस समय तक सरकार की मेज पर और आरबीआई गवर्नर की मेज पर यह जानकारी रखी हुई थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था गहरी मंदी में धंसने वाली है, क्योंकि उससे पहले फरवरी तक के क्वार्टर के नतीजे बहुत खराब थे। पर जैसा होता है ना कि राजनीतिक रूप से करेक्ट होने की कोशिश करते हैं, हमेशा अर्थव्यवस्था में ये दुविधा देखेंगे कि शुरुआती समय में जब संकट शुरू हो रहा होता है तब उसे पॉलिटिकल करेक्टनेस के साथ बताने की कोशिश की जाती है, पर जब चीजें हाथ से बिल्कुल निकल जाती हैं, बिखर जाती हैं, तो उसके बाद वो सच्चाई सामने निकल कर आ जाती है। अप्रैल में यह लग रहा था कि 21 दिन का लॉकडाउन है, चीजें बेहतर हो जाएंगी। उसके बाद मई जून में जब आत्मनिर्भर पैकेज की बात हुई तो लगा कि उसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। अब आरबीआई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में दो चीजें बड़ी स्पष्ट रूप से कह दी है। एक, ये मंदी गहरी और लंबी है, जो बात हम लगातार अर्थात में या लॉन्टॉप पे चर्चाओं में पिछले वर्षों से लगातार कह रहे हैं कि भारत के ढांचे में, आर्थिक ढांचे में समस्या है, और ये कोविड हमारे लिए कोड़ में खाद जैसा है कि एक तो हमारी टांग टूटी थी, ऊपर से हमारे ऊपर कोविड गिर पड़ा। तो ये दूसरी गहरी समस्या जो आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कही, और ये कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था स्वाभाविक रूप से कंजम्पशन की अर्थव्यवस्था, यहाँ ये भीड़ ही है ना इतनी बड़ी, यही जो खपत करती, इसी पे इकोनॉमी चलती है, यही जो हम लोग खाते पीते खरीदते हैं, यही हमारी इकोनॉमी की जान है, स्ट्रेंथ है। 60% जीडीपी हमारा इसी से निकलता है, और कंजम्पशन टूट चुका है। आरबीआई ने ये बात मान ली, हालांकि कंजम्पशन टूटने की बात पिछले साल दिसंबर से शुरू हो गई थी, नवंबर दिसंबर से, जब से अक्टूबर से हमने देखा था कि मेजर सेल्स डाउन होना शुरू हुई थी, और आखिरी तिमाही सबसे खराब थी पिछले साल की, कोविड से पहले की। तो आरबीआई ने आज उस पर मोहर लगा दी। ये साहस स्वीकार कर आरबीआई के कहने के बाद फिर कल निर्मला सीतारमण को, वित्त मंत्री को भी ये स्वीकार करना पड़ा कि इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। पहली बार, हाँ, एक्ट ऑफ गॉड और कॉन्ट्रैक्शन की बात उन्होंने कही। और
दूसरी चीज जो आरबीआई गवर्नर ने स्वीकार की और मानी, जो स्पष्ट रूप से अब देश के सामने आ गई है, कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों के पास पैसे नहीं है, उनके फंड्स बुरी तरह टूट चुके हैं। ये बात भी हम लगातार कह रहे हैं कि बजट्स बुरी तरह घायल हैं, टूटे हुए हैं। उन्हें रिवाइव करने, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए पैसा डालने की जरूरत है। पैसा डालने के लिए आपको एयरपोर्ट, बंदरगाह, ये सारी चीजों का निजीकरण करना पड़ेगा, जो एक अलग पॉलिटिकल डिबेट है। तो आरबीआई की रिपोर्ट के बाद अब एक चीज बहुत स्पष्ट हो गई है, जो बात मार्च अप्रैल में कही जा रही थी, जो बात हम अपने कार्यक्रम में बराबर बता रहे थे कि अर्थव्यवस्था में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, जीरो से नीचे चली जाएगी। वो कितनी जाएगी आरबीआई ने ये नहीं बताया, लेकिन हम एक लंबी मंदी में धंस चुके हैं, पहुंच हैं। इससे निकलने का रास्ता थोड़ा लंबा है और पेनफुल है। ये आरबीआई की रिपोर्ट बताती है, और ये रिपोर्ट तब आई है, ध्यान रखना जरूरी है, जब 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज आ चुका है। आरबीआई खुद 4 लाख करोड़, 4.5 लाख करोड़ रुपए सिस्टम में छोड़ चुका है। उसके बाद जुलाई के महीने में 50 लाख लोगों की नौकरियां आ गई, ऐसा सीएमआई ने हमें बताया है। ये पहला सच है। अब इसकी रोशनी में सरकार की नीतियां कैसे बदलेंगी, सरकार नए सिलसिले से क्या कर सकती है, हम कितनी लंबी मंदी में जाएंगे, ये 5 क्वार्टर चलेगी, 6 तिमाही चलेगी, 7 तिमाही चलेगी, लोगों की कमाई और रोजगार कैसे लौटेंगे, इस पर अभी सरकार को स्पष्ट रूप से ये स्वीकार करना या बताना है। मिस्टर राजदीप सरदेसाई, ये बताइए कि जी ये बताइए कि अंशुमान जी को सुनकर लग रहा है कि देश में इस वक्त जो सबसे बड़ा संकट है वो या तो कोविड का संकट है, या कोविड की वजह से जो एक बड़ा संकट पहले से गहरा रहा था और बड़ा हो गया, अर्थव्यवस्था का संकट है। लेकिन मीडिया में और लोगों की चर्चा में इस संकट का जिक्र कहीं दिखता नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि ये क्यों नहीं दिखता है? आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, ब्यूरोक्रेट से करते हैं, पॉलिटिशियन से करते हैं, मंत्रियों से करते हैं, क्यों इस पर बात नहीं हो रही? इसमें तो हमेशा रात दिन बात होनी चाहिए, ये तो कंसर्न नंबर 1 होना चाहिए। मिस्टर सौरभ द्विवेदी, इसका ये इस वजह से है कि आप टीवी ज्यादा देखते हैं। आप टीवी थोड़ा कम देखा करिए, टीवी न्यूज। अगर आप नहीं एक बार सुनिए आप, आपने सवाल पूछा, सुनिए। अगर आप बिजनेस चैनल्स देखें तो कई बिजनेस चैनल्स इस पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि वो भी मार्केट ड्रिवन चैनल है, इसलिए वो आपको पहले बताएंगे कि सेंसेक्स कितना ऊपर गया, वो आपको ये नहीं बताएंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ गई है। एक दूसरी टीवी न्यूज, आप जानते हैं आजकल सनसनी के दुनिया में है, आजकल रिया चक्रवर्ती के दुनिया में है और रुपए की दुनिया में नहीं है। रिया ओवर रुपया, ये हमारी तकलीफ है, मैं मानता हूं, और ये हमारी कमजोरी है टीवी की। लेडीज एंड जेंटलमैन, राजदीप सरदेसाई का नया जुमला, रिया ओवर रुपया। नहीं, मेरा नहीं, मैं टीवी न्यूज की बारे में खास करके कुछ चैनल जो है बार बार यही कर चलाते हैं। नंबर 2, तीसरी बात जो है, जो मैं आपके सामने रखना चाहिए, अखबारों में आ रही है, कई महीनों से आ रही है। मैं आपसे एक और बात कह रहा हूं। मैं बंबई में हूं और मैं चलने गया था मरीन ड्राइव सुबह। वहां 2 तरह के लोग मिले, एक जो मुझे रोककर कह रहे हैं मैंने आपका रिया इंटरव्यू देखा, और दूसरे जो मेरे साथ में मिले, मेरे कुछ पुरानी साथी जो बिजनेस में है, वो मुझे कहते हैं राजदीप जी आप ये इकोनॉमी पर क्यों नहीं बात कर रहे? अगर वित्त मंत्री एक्ट ऑफ गॉड कहती है कि भगवान ने ये कोरोना करवाया इसलिए हम राज्यों को पैसा नहीं दे सकते जीएसटी का, तो कल हम भी कहेंगे कि हम हमारे सप्लायर को पैसा नहीं दे सकते। हमारी स्थिति ऐसी है कि अगर सरकार पैसा नहीं दे पा रही राज्यों को, तो हम कैसे देंगे अपने सप्लायर्स को? और आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह सही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि इकोनॉमी पर बात करना जैसे अंशुमन जी कर रहे हैं, उसके लिए ज्ञान चाहिए, उसके लिए वाकई आपको इकोनॉमी को ट्रैक करने के लिए स्पेशलाइजेशन चाहिए, जो बिजनेस पेपर्स में मैं देखता हूं या अंशुमन जी जैसे पत्रकारों में देखता हूं। हम जो है ना, ये जो पॉलिटिकल पत्रकार है, हम या तो फंस जाते कि कांग्रेस में ये हुआ, कांग्रेस में वो हुआ, या तो हमारे जो न्यूज रूम में ये चलता है कि कहां हमें टीआरपी ज्यादा मिलेगी, और वहां फिर रिया ओवर रुपया। ये बड़ी तकलीफदायक चीज है। और मैं बार बार आपको एक बात मैं कहूं, मंडे से मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं इकोनॉमी पर। उस सीरीज को शुरू करने के लिए मुझे बहुत मशक्कत करनी पड़ी है न्यूज रूम में, कि नहीं ये भी बहुत महत्व है। और अच्छी बात है कि इंडिया टुडे ने कहा कि नहीं करिए राजदीप, लेकिन कई दिनों का, और इंडिया टुडे मैगजीन का भी कवर जो है इकोनॉमी पर है। मैं ये कह सकता हूं, अरुण पुरी ने, मैंने कल इंटरव्यू किया सौरभ जी, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर सुब्रमण्यम का,
उसके पहले कौशिक बासु का किया। दोनों इस हफ्ते नहीं चले हैं क्योंकि इतनी सब भागदौड़ रिया पर थी, पर अगले हफ्ते चलेंगे। और दोनों इंटरव्यू इंडिया टुडे मैगजीन में अरुण पुरी ने मुझसे कहा जरूर मैं छपवाऊंगा, और छपवाए भी है। ही आस्क्ड फॉर अ फुल ट्रांसक्रिप्ट। तो कई लोग हैं जो जान गए हैं, हालांकि वरिष्ठ पत्रकार जो है, मैं कहूंगा, आप मुझे वरिष्ठ कहे या ना कहे वो बात अलग है, अरुण पुरी जरूर वरिष्ठ है, वरिष्ठ पत्रकार जान गए हैं कि इकोनॉमी इज द की इश्यू। सबसे बड़ा, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। रिया की स्टोरी आएगी जाएगी, रुपया की स्टोरी रहने वाली है। मेरा सवाल दरअसल सिर्फ टीवी और मीडिया को तो अपनी समीक्षा करनी ही चाहिए अगर उनको रेलेवेंट रहना है। मेरा सवाल ये था, और अंशुमान जी फिर आपकी तरफ लौटूंगा, पब्लिक के बीच ये सबसे बड़ा मुद्दा क्यों नहीं है? आर दे नॉट फीलिंग द हीट? सर एक मिनट, बिफोर यू गो टू अंशुमन, मैं ये कहूंगा, ये जो लोग मुझे आज रास्ते पर चलते हुए मिले, ये भी नागरिक हैं भारत के। जी। आप बिजनेसमैन हैं, छोटे हैं बिजनेसमैन, कुछ बड़े हैं, कुछ नहीं, राजदीप, व्हाट यू मेंशन्ड इज वेरी इंसाइटफुल। यू आर वेरी, दैट वाज इंसाइटफुल कि हाफ ऑफ द पीपल वर सेइंग कि आई वॉच्ड रिया इंटरव्यू एंड हाफ ऑफ देम सेड व्हाई आरंट यू टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी। आई एग्री। नहीं, डिबेट जो हो रही है वो रिया पर नहीं हो रही है। रिया पर आप देख रहे हैं, लेकिन डिबेट आर्थिक स्थिति पर हो रही है। जो वाकई जिनको नुकसान हो रहा है वो बार बार मुझे पूछ रहे हैं कि मेरा सवाल राजदीप जी यही है कि नुकसान सिर्फ कारोबारियों को नहीं हो रहा है, ये असर बिल्कुल आम जनता पर, गरीब तक पर है। अंशुमान जी, पर क्या करें? हाँ, देखिए, आम लोगों के बीच ये सबसे बड़ी चर्चा का मुद्दा है। सवाल है ना कि जो राजदीप कह रहे हैं, हमारे न्यूज रूम की बैंडविड्थ ही नहीं है कि वो वहां तक जाए और समझने की कोशिश करे कि हो क्या रहा है। आप ये बताइए, आप अपने संस्थान में, अपने आसपास के संस्थान में जॉब कट्स और सैलरी कट्स देख लीजिए। आप सीएमआई का नंबर कहता है कि एक महीने में 50 लाख सैलरीड लोगों के जॉब गए। करीब 2 करोड़ लोग केवल अप्रैल से और जुलाई अगस्त तक सैलरीड लोगों के जॉब गए। क्या वो है नहीं हमारे आसपास बिखरे हुए हैं? आप अपने घर में अपने काम वाले से पूछिए, अपने बगल के लोगों से पूछिए, उन लोगों से पूछिए जो यहां से वापस गांव चले गए। ये हमारी प्रायोरिटीज का सवाल है। जैसा राजदीप कह रहे हैं, चूंकि हमारी प्रायोरिटीज इससे डिसाइड होती है कि हमें समझते हैं कि लोग यही देखना चाहते हैं। इसका कोई मैट्रिक्स तो है नहीं कि लोग यही देखना चाहते हैं। अगर आप बेकारी गरीबी की बात करेंगे, अगर आप कारोबार ध्वस्त होने की बात करेंगे, तो लोग वो ज्यादा देखेंगे। और जिस एक्ट ऑफ गॉड की बात कल वित्त मंत्री ने की है, इंडिया की इंडस्ट्री अप्रैल से उसको लागू कर रही है। देश के सारे बड़े मॉल्स में, जितने भी बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, उनमें जो काम करने वाले ब्रांड्स हैं, जिनकी शॉप्स हैं, उन्होंने फोर्स मेजोर्स में नोटिस दे दिए हैं। फोर्स मेजोर एक क्लॉज होता है जिसके जरिए अगर कोई प्राकृतिक आपदा या प्रत्याशित चीज आती है तो आपको उसका किराया नहीं चुकाना होगा। और इसलिए हमने पूरी इंडिया टुडे में स्टोरी की थी कि देश भर की अदालतों में ओनर्स के बीच में और सप्लायर्स के बीच में मुकदमे शुरू हो चुके हैं कि उनका मानना है कि उनका कहना है कि जब बैंक हमारा कर्ज डिफर कर रहे हैं तो अब हमारा किराया क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। पीछे सप्लायर कह रहा है कि हमारा माल आगे नहीं बिक रहा है तो अब हमसे पैसा क्यों नहीं दे रहे। ये सारी डिबेट शुरू हो चुकी। हमारे न्यूज रूम जो अपने आप को बहुत जागृत बताते हैं और कहते हैं कि धड़कन उनकी उसके पास है, वो वहां तक जाते ही नहीं है। उनके पास ये खबरें आ ही नहीं रही हैं जो खबरें लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। नहीं, खबरें आ रही है अंशुमन जी। प्रॉब्लम क्या है? ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि आर्थिक स्थिति पर अगर आपको गंभीरता से डिबेट करना है या इस पर आपको एक तरह से विश्लेषण करना है तो उसमें सनसनी नहीं है ना। प्रॉब्लम क्या हुई, ये जो मॉडल आ गई है उसमें मुझे और ये तो मीडिया की बात, लेकिन जनता में जो बड़ा सवाल मुझे लगता है सौरभ जी कर रहे हैं कि जनता में रोष क्यों नहीं है। और ये सवाल का जवाब, रोष हो, चर्चा हो, कंसर्न हो, क्योंकि सरकार तो वही दबाव लेती है। आप और अंशुमन जी ज्यादा जानते हो, मुझे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में इतनी संकट नहीं है। उनका कहना है मनरेगा की वजह से, अन्य जो सरकारी स्कीम्स है, वहां आज वो हालत नहीं है जो शहरी इलाकों में, ये उनका कहना है, और इसलिए वहां रोष नहीं है। और शहरी संकट दो तरह का, एक तो है कि जीविका का संकट नहीं है, भूखे नहीं मर रहे हैं, लेकिन क्या आपकी इकोनॉमी सिर्फ पेट भरने की इकोनॉमी है या आपकी इकोनॉमी कंजम्पशन की इकोनॉमी है कि जो मजदूर है वो उम्मीद करे कि भाई मैं मोटरसाइकिल खरीद लूं, मझोला किसान कहे कि मैं ट्रैक्टर खरीद लूं, शहर में मकान बनवा लूं। आपकी तो इसकी इकोनॉमी है ना। मैं एक बात कहूं, राजदीप ने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर से बात की, उनसे पूछा जाना चाहिए था कि ग्रामीण व्यवस्था में संकट कैसे नहीं है। अभी 6 महीने पहले तक तो आप लोगों को वजीफा दे रहे थे, रूरल एरिया में डिस्ट्रेस की बात कर रहे थे, आप
एमएसपी बढ़ा रहे थे 6 महीने पहले तक। ये कह रहे थे किसान, नीति आयोग का पर्चा ये कहता है जो 2017 में आया है कि भारत में 80% किसानों की मासिक आय 6,000 रुपए 7,000 रुपए, ये नीति आयोग का पेपर कहता है। और आप कह रहे हैं कि जहां से निकले हुए 15 करोड़ लोग जो शहरों में रोजगार पा रहे थे वो वापस गांव में पहुंच गए और गांव में उससे अमन चैन आ गया। अगर गांव में उनको नौकरी मिल रही होती, काम मिल रहा होता, तो शहर भागकर क्यों आए होते। सवाल ये कि उसका कॉन्टेक्चुअलाइजेशन सही नहीं है। जब हम वो कॉन्टेक्स्ट में नहीं रखते, हम वो फैक्ट्स ही नहीं रखते। सरकार की अपनी रिपोर्ट बताती है कि 80% किसान भारत में 1 एकड़ से कम जोत के हैं और उन्हें 80,000 रुपए साल में बचता है, 6,000 रुपए। आप बताइए, अगर उनका बच्चा 6,000 रुपए पर खा नहीं सकता गांव में, और हम कह रहे हैं कि वो रूरल इकोनॉमी जिसका जीडीपी में 18% हिस्सा है, वो इंडिया को इस कॉन्ट्रैक्शन से निकाल लेगी जो 10% का कॉन्ट्रैक्शन है, जीरो से नीचे का। फैक्ट्स ये हैं। जब आप फैक्ट्स ये सरकार के सामने रखेंगे तब आप सरकार से वो जवाब मांग पाएंगे जो मांगने की जरूरत है। एक नैरेटिव हमारा है, एक नैरेटिव उनका है। उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए जो तथ्य सरकार के हैं वो नैरेटिव नहीं, आपकी बात लेकिन सही है। लेकिन मैं एक कहूं, उस इंटरव्यू को मैंने आरबीआई रिपोर्ट के बैकड्रॉप में कहा था, कल सुबह किया था जीएसटी मीटिंग के पहले। तो एक्ट ऑफ गॉड का सवाल नहीं था, लेकिन आरबीआई रिपोर्ट का सवाल था। और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को मानना पड़ा कि आज की तारीख में सिचुएशन गंभीर है। ये जो अब तक सरकार डिनाइल में थी, मुझे लगता है उस आरबीआई रिपोर्ट के बाद, और सोमवार को जीडीपी नंबर भी आएंगे, और जो जीएसटी मीटिंग में वित्त मंत्री ने कहा उसके बाद आपसे मेरा ये कहना है राजीव जी, ये डिनाइल का मूड सरकार का डिनाइल 2 स्तर पर है। एक तो संस्था के लेवल पे डिनाइल है कि आपने कुछ पॉलिसी गड़बड़ बनाई या करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए। जो जनता की तरफ से एक प्रेशर आता है ना कि अरे भाई इस पर कुछ कर क्यों नहीं रहे, क्योंकि अंततः तो सबको सत्ता की चिंता है, तो वो जनता की तरफ से भी प्रेशर आता उतना दिख नहीं रहा। मैं आपसे अंशुमान जी, मेरा सवाल ये है इस मसले पर, देन वी स्विच टू जीएसटी। आरबीआई ने अपनी रेकमेंडेशंस भी दी है सरकार को कि भाई ये तो समस्या हुई कि आपकी इकोनॉमी सिकुड़ रही है, कंजम्पशन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। समाधान पर बात कर लेते हैं, क्या है आपके हिसाब से दुरुस्त समाधान? आरबीआई ने बड़ा स्पष्ट समाधान बताया है। कंजम्पशन टूटा हुआ है क्योंकि लोगों की कमाई टूटी हुई है। आप ये सोचो कि सरकार अपनी 2 बड़ी रोजगार स्कीमों में कितनी दिहाड़ी मजदूरी दे रही है, 180 रुपए और 150 रुपए, और भारत में न्यूनतम वेज कितना है। मतलब सरकार अपनी स्कीमों में जो न्यूनतम वेतन तय किया, न्यूनतम मजदूरी तय की गई, उससे कम मजदूरी देने की स्थिति में है। तो आरबीआई को ये पता है, अगर आरबीआई की रिपोर्ट पढ़ी है तो उसको मालूम है कि कंजम्पशन के लिए लोगों की कमाई बढ़ना जरूरी है। नौकरी पेशा लोगों की, जिनकी नौकरी बची है, उनकी तनख्वाहें कट गई है 25 से 30%, और जिनकी तनख्वाहें नहीं कटी उनकी नौकरी चली गई है। तो उनका कहना यह कि आरबीआई का कहना है कि सरकार सिस्टम में पैसा डाले, सरकार इन्वेस्ट करे। वो इन्वेस्टमेंट लोगों के हाथ में पैसा रखने से लेकर, प्रोजेक्ट लगाने से लेकर, रोजगार देने तक के लिए हो सकता है। पर आरबीआई का उसमें कैविएट है, वो कहता है कि सरकार के पास तो पैसा है नहीं, सरकार के पास तो इतना भी पैसा नहीं कि 97,000 करोड़ रुपए का कंपेंसेशन स्टेट गवर्नमेंट को दे सके। उसके लिए वो कह रही कि स्टेट गवर्नमेंट जाके आरबीआई से कर्ज लें। तो सॉल्यूशन आरबीआई ने दिया है कि आप एसेट्स को सेल कर दीजिए, जितनी सरकारी एसेट्स है उनका मोनेटाइजेशन शुरू करिए, उनको बेचना शुरू करिए, एयरपोर्ट बेचिए, सी पोर्ट बेचिए, पीएसयू बेचिए। तो हम घूम के वापस वहां आ गए कि सरकार के बजटों में पैसा नहीं है, और धीमे धीमे आरबीआई कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कर रहा है कि चीजें लंबी जाएंगी, अपनी व्यवस्था से ये स्लो डाउन खत्म होगा। सरकार अभी तत्काल इसमें कोई ऐसा विटामिन नहीं लगा सकती जिससे कि एकदम इकोनॉमी जो कॉन्ट्रैक्शन में खड़ी हुई है वो सडनली 6 महीने के भीतर -8% से +8% यानी 16% का जंप ले ले। 8% जीरो से नीचे का और 8% से ऊपर का आ सके। तो आरबीआई वी शेप की थ्योरी नहीं मान रहे हैं जो हमें गवर्नर साहब ने दी थी। गवर्नर साहब ने दी थी थ्योरी अप्रैल में। बहुत सारे लोग वी शेप की थ्योरी दुनिया में दे रहे थे, कोई डब्ल्यू शेप थ्योरी भी दे रहे थे, कुछ लोग यू शेप थ्योरी भी दे रहे थे। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद वास्तविकता का एहसास हुआ है सरकार को भी और उद्योगों को भी। जितनी नौकरियां सौरभ अप्रैल और मई में नहीं काटी गई, उससे ज्यादा नौकरियां जुलाई और अगस्त में काटी गई, क्योंकि वहां पर आकर उद्योगों को ये समझ में आया कि अगला 1 साल बीतने वाला कैसा है, और उसके बाद उन्होंने 1 साल का हिसाब लगा के उसको अपने पूरे एक्सपेंडिचर को मैनेज किया। आरबीआई ये भी तो कहता है कि रोज की बंदी और ये जो एडहॉकिज्म है कि कभी सोमवार बंदी कभी शनिवार बंदी, जब तक कि स्पष्ट नहीं हो जाएगा कि लॉकडाउन कहां कितना होगा, तब तक इंडस्ट्री का कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। तो सिचुएशन अभी भी बहुत अनसर्टेनिटी की तरफ है। उस अनसर्टेनिटी की स्थिति में आरबीआई ने कम से कम हमारा जहन तो साफ करने की कोशिश की है। काफी लानत मलामत के बाद, पिछले 3-4-5 महीनों में तमाम सवाल पूछने के बाद, कम से कम देश का केंद्रीय बैंक स्पष्ट रूप से बता तो रहा है आपको कि वास्तविकता ये है। देखिए मैंने ना केवल चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का इंटरव्यू किया, उसके पहले मैंने कौशिक बासु जो
पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं, उनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्शन इससे दुगना होने वाला है। उनका कहना है कि असली जो चैलेंज अब आएगा, जब लॉकडाउन खत्म होगा, चैलेंज और बढ़ेगा। देखिए, आज लॉकडाउन की वजह से जनरल जो बिजनेस है वो सेंटिमेंट लो है, लेकिन लॉकडाउन जब लिफ्ट होगा तब आपके सामने असलियत आएगी कि तब कुछ कंपनियां कहेंगी इसका इस बिजनेस से हटना है, इस बिजनेस में डाउनसाइज करना है। आज लॉकडाउन की वजह पूरा बिजनेस भी एक तरह से लॉकडाउन है, लेकिन जब लॉकडाउन उठेगा तब हमें पता चलेगा वाकई कॉन्ट्रैक्शन कितना है इस इकोनॉमी। कंजम्पशन इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी मेरे इंटरव्यू में माना कि आज लोग खरीदी नहीं कर रहे हैं। और जब तक आप और ये जैसे अंशुमन जी ने कहा, ये कोई लॉकडाउन से शुरुआत नहीं हुई है। कंजम्पशन जो था वो पिछले साल से ही प्रॉब्लम हो रहा था। सो अनलाइक अदर कंट्रीज बाकी, तो मुझे लगता है इसमें हमारी जो समस्या है वो गंभीर है। और पहली बार मुझे लगता है अब सरकार ये मानने लगी। जब आप कहते हैं कि जनता में रोष क्यों नहीं है, अगर आप एक बार बार फील गुड फैक्टर की बात करेंगे तो जनता को भी कहीं ना कहीं आप गुमराह करते हैं कि डोंट वरी, बी हैप्पी, कि कल कुछ ना कुछ होगा। अब सरकार को वाकई डिनायल मूड से हटने का मौका मिला है, और ये जब तक आप डिनायल में रहे ना तो आप जनता को कहीं ना कहीं लुभा सकते हैं। ये इश्यू, नया इश्यू, कुछ ना कुछ और चीज आ जाती है। मैं तो कहता हूं रिया इज अ डिस्ट्रैक्शन।